अंग्रेज़ों के ज़माने में जिस पत्नी का पति असहयोग आंदोलन में भाग लेता था या अंग्रेज़ों के खिलाफ़ कुछ बगावत करता था, उसके परिवार के लोग और उसकी पत्नी उस पुरुष की बहुत इज्जत करते थे। आज की कहानी में जैनेंद्र जी ने एक ऐसी ही पत्नी का जिक्र किया है जो अपना सब कुछ न्यौछावर करने पर तैयार है, भूखी रहने पर तैयार है, लेकिन उसका पति आज़ादी की लड़ाई में शामिल होना चाहिए। सब कुछ त्यागने को वह तत्पर है जी जान से। मैं हरीश चौहान और आप देख रहे हैं सामाजिक कहानियाँ चैनल। और आज के इस वीडियो में हम जैनेंद्र जी की कहानी लेकर आए हैं जिसका नाम है पत्नी। तो आइए कहानी सुनते हैं। और कहानी सुनने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो, और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं कहानी। शहर के एक ओर तिरस्कृत मकान, दूसरा तल्ला, वहाँ चौके में एक स्त्री अंगीठी सामने लिए बैठी है। अंगीठी की आग राख हुई जा रही है। वह जाने क्या सोच रही है। उसकी अवस्था 20-22 के लगभग होगी। देह से कुछ दुबली है और संभ्रांत कुल की मालूम होती है। एकाएक अंगीठी में राख होती आग की ओर स्त्री का ध्यान गया। घुटनों पर हाथ देकर वह उठकर कुछ कोयले लाई। कोयले अंगीठी में डालकर ऐसे किनारे बैठ गई मानो याद करना चाहती है कि अब क्या करूं। घर में और कोई नहीं है और समय 12 से ऊपर हो गया है। 2 प्राणी घर में रहते हैं, पति और पत्नी। पति सवेरे से गए हैं, लौटे नहीं और पत्नी चौके में बैठी है। सुनंदा सोचती है, नहीं सोचती कहाँ है, असल भाव से तो वहाँ बैठी ही है। सोचने को है यही कि कोयले बुझ न जाएं। वे जाने कब आएंगे। 1 बज गया। कुछ हो, आदमी को अपनी देह की फिक्र करनी चाहिए। और सुनंदा बैठी है, वह कुछ कर नहीं रही है। जब वे आएंगे तब रोटी बना देगी। वे जाने कहाँ कहाँ देर लगाते हैं और कब तक बैठूं, मुझसे नहीं बैठा जाता। कोयले भी लहक आए हैं और उसने झल्लाक कर तवा अंगीठी पर रख दिया। नहीं, अब वह रोटी बना ही देगी। उसने खींचकर जोर से आटे की थाली सामने खींच ली और रोटी बेलने लगी। थोड़ी देर बाद उसने जीने पर पैरों की आहट सुनी। उसके मुख पर तल्लीनता आई। क्षण भर वह आभा उसके चेहरे पर रहकर चली गई और वह उसी भांति काम में लग गई। कालिंदी चरण पति आए और उनके पीछे पीछे 3 उनके मित्र भी आए। ये आपस में बातें करते आ रहे थे और खूब गर्म थे। कालिंदी चरण अपने मित्रों के साथ सीधे अपने कमरे में चले गए। उनमें बहस छिड़ी थी। कमरे में पहुंचकर रुकी बहस फिर छिड़ गई। चारों व्यक्ति देशोद्धार के संबंध में कटिबद्ध हैं। चर्चा उसी सिलसिले में चल रही है। भारत माता को स्वतंत्र कराना होगा और नीति अनीति, हिंसा अहिंसा को देखने का यह समय नहीं है। मीठी बातों का परिणाम बहुत देखा। मीठी बातों से बाघ के मुंह में अपना सिर नहीं निकाला जा सकता। उस वक्त बाघ मारना ही एक इलाज है। आतंक, हाँ आतंक। हमें क्या आतंकवाद से डरना होगा? लोग हैं जो कहते हैं आतंकवादी मूर्ख हैं।
वे बच्चे हैं। हाँ, वे बच्चे और मूर्ख। उन्हें बुजुर्गी और बुद्धिमानी नहीं चाहिए। हमें नहीं अभिलाषा अपने जीने की, हमें नहीं मोह अपने बाल बच्चों का, हमें नहीं गर्ज धन दौलत की। तब हम मरने के लिए आज़ाद क्यों नहीं? जुल्म को मिटाने के लिए कुछ जुल्म होगा ही। उससे वे डरें जो डरते हैं। डर हम जवानों के लिए नहीं है। फिर वे चारों आदमी निश्चय करने लगे कि उन्हें क्या करना चाहिए। इतने में कालिंदी चरण को ध्यान आया कि न उसने खाना खाया है, न मित्रों को खाने के लिए पूछा है। उसने अपने मित्रों से माफ़ी मांगकर छुट्टी ली और सुनंदा की ओर चला। सुनंदा जहाँ थी वहीं है। वह रोटी बना चुकी है। अंगीठी के कोयले उल्टे तवे से दबे हैं। माथे को उंगलियों पर टिकाकर वह बैठी है। बैठी बैठी सुनी सी देख रही है, सुन रही है कि कालिंदी चरण अपने मित्रों के साथ क्यों और क्या बातें कर रहे हैं। जोश का कारण नहीं समझ में आता। उत्साह के लिए अपरिचित है। वह उसके लिए कुछ दूर की वस्तु है। मनोरम और हरियाली। वह भारत माता की स्वतंत्रता को समझना चाहती है, पर उसको न भारत माता समझ में आती है, न स्वतंत्रता समझ में आती है। उसे इन लोगों से जोरों का बातचीत का मतलब ही समझ नहीं आता। फिर भी सच उत्साह की उसमें बड़ी भूख है। जीवन की हौस उसमें बुझती सी जा रही है, पर वह जीना चाहती है। उसने बहुत चाहा कि पति उससे भी देश की बात करे। उसमें बुद्धि तो जरा कम है, पर वह क्या धीरे धीरे समझने नहीं लगेगी? सोचती है कम पढ़ी हूँ तो इसमें मेरा क्या कसूर है। अब तो पढ़ने को तैयार हूँ, लेकिन पत्नी के साथ पति का धीरज खो जाता है। खैर, उसने सोचा उसका काम तो सेवा है। बस यह मानकर उसने कुछ समझने की चाह ही छोड़ रखी है। वह अनायास भाव से पति के साथ रहती है और कभी कभी उनकी राह के बीच में आने की नहीं सोचती। वह एक बात जानती है कि अगर उसके पति ने आराम छोड़ दिया है, घर का मकान छोड़ दिया है, जानबूझकर उखड़े उखड़े और मारे मारे फिरते हैं, तो इसमें वे कुछ भला ही सोचते होंगे। इसी बात को पकड़कर वह आपत्ति शून्य भाव से पति के साथ विपदा पर विपदा उठाती रही है। पति ने कहा भी है कि तुम मेरे साथ दुख क्यों उठाती हो, पर यह सुनकर वह चुप रह गई। सोचती रह गई है कि देखो कैसी बातें करते हैं। वह जानती है कि जिसे सरकार कहते हैं, वह सरकार इस तरह के कामों से बहुत नाराज है। सरकार सरकार है। उसके मन में कोई स्पष्ट भावना नहीं है कि सरकार क्या होती है। और यह जितने हाकिम लोग हैं, यह बड़े ज़बरदस्त होते हैं और उनके पास बड़ी बड़ी ताकतें हैं। इतनी बड़ी फौज, पुलिस के सिपाही और मजिस्ट्रेट और मुंशी और चपरासी और थानेदार और वायसराय, ये सब सरकार ही हैं। इन सब से कैसे लड़ा जा सकता है? हाकिम से लड़ना ठीक बात नहीं है, और यह उसी लड़ने में तन मन बिसार बैठे हैं। खैर, लेकिन ये सब इतनी जोर से क्यों बोलते हैं? उसको यही बहुत बुरा लगता है। सीधे साधे कपड़ों में एक खुफिया पुलिस का आदमी हरदम उनके घर के बाहर रहता है। ये लोग इस बात को क्यों भूल जाते हैं? इतने जोर से क्यों बोलते हैं?
बैठे बैठे वह इसी तरह की बातें सोच रही थी। देखो, अब 2 बजेंगे। उन्हें न खाने की फिक्र न मेरी फिक्र। मेरी तो खैर कुछ नहीं, पर अपने तन का ध्यान तो रखना चाहिए। ऐसी ही बेपरवाही से तो वह बच्चा चला गया। उसका मन कितना भी इधर उधर डोले, पर अकेली जब होती है तब भटक भटका कर मन अंत में उसी बच्चे के अभाव पर आ पहुंचता है। तब उसे उस बच्चे की वही बातें याद आती हैं। वे बड़ी प्यारी आँखें, छोटी छोटी उंगलियां और नन्हे नन्हे होठ याद आते हैं। अटखेलियाँ याद आती हैं। सबसे ज़्यादा उसका मरना याद आता है। ओह, यह मरना क्या है? उस मरने की तरफ तो उससे देखा नहीं जाता। यह तो वह जानती है कि मरना सबको है। उसको मरना है, उसके पति को मरना है, पर उस तरफ भूल से भी क्षण भर देखती है तो भय से भर जाती है। यह उससे सहा नहीं जाता। बच्चे की याद उसे मथ देती है। तब वह विह्वल होकर आंखें पोंछती है और हठात इधर उधर की किसी काम की बात में अपने को उलझा लेना चाहती है, पर अकेले में वह कुछ करे, वही याद, वही मरने की बात उसके सामने ही रहती है और उसका चित्त बेबस हो जाता है। वह उठी। अब उठकर बर्तनों को मांज डालेगी। चौका भी साफ करना है। ओह, खाली बैठी मैं क्या सोचा करती हूँ। इतने में कालिंदी चरण चौके में आ गए। सुनंदा कठोरतापूर्वक शून्य को देखती रही। उसने पति की ओर नहीं देखा। कालिंदी ने कहा, सुनंदा, खाने वाले हम 4 हैं, खाना हो गया? सुनंदा चून की थाली और चकला बेलन और बटलोई, थाली बर्तन वगैरह उठाकर चल दी। कुछ भी नहीं बोली। कालिंदी ने कहा, सुनती हो, 3 आदमी मेरे साथ और हैं। खाना बन सके तो कहो, नहीं तो इतने में ही काम चला लेंगे। सुनंदा कुछ नहीं बोली। उसके मन में बेहद गुस्सा उठने लगा। यह उससे क्षमा प्रार्थी से क्यों बात कर रहे हैं? हंसकर क्यों नहीं कह देते कि कुछ और खाना बना दो, जैसे मैं गैर हूँ। अच्छी बात है, तो मैं भी गुलाम नहीं हूँ कि इनके ही काम में लगी रहूँ। मैं कुछ नहीं जानती खाना वाना। और वह चुप रही। कालिंदी चरण ने जरा जोर से कहा, सुनंदा। सुनंदा के जी में ऐसा हुआ कि हाथ की बटलोई को खूब जोर से फेंक दे। किसी का गुस्सा सहने के लिए वह नहीं है। उसे तनिक भी सुध न रही कि अभी बैठे बैठे इन्हीं अपने पति के बारे में कैसी प्रीत की और भलाई की बातें सोच रही थी। इस बार वह भीतर ही भीतर गुस्से से घूंट कर रह गई। क्यों बोल भी नहीं सकती? सुनंदा नहीं बोली। तो अच्छी बात है, खाना कोई भी नहीं खाएगा। यह कहकर कालिंदी तैस में पैर पटक कर चले गए। कालिंदी चरण अपने दल में उग्र नहीं समझे जाते, किसी कदर उदार समझे जाते हैं। सदस्य अधिकतर विवाहित हैं। कालिंदी चरण विवाहित ही नहीं है, वह एक बच्चा खो चुके हैं। उनकी बात का दल में आदर है। कुछ लोग उनके धीमेपन से रुष्ट भी हैं। वे दल में विवेक के प्रतिनिधि हैं और उत्पाद पर अंकुश का काम करते हैं। बहस इतनी बात पर थी कि कालिंदी का मत था कि हमें आतंक को छोड़ने की ओर बढ़ना चाहिए। आतंक से विवेक कुंठित होता है और या तो मनुष्य इससे उत्तेजित ही रहता है या उसके भय से दबा रहता है। दोनों ही स्थितियां श्रेष्ठ नहीं हैं। हमारा लक्ष्य बुद्धि को चारों ओर से जगाना है, उसे आतंकित करना नहीं। सरकार व्यक्ति और राष्ट्र के विकास के ऊपर बैठकर उसे दबाना चाहती है। हम इसी विकास के अवरोध को हटाना चाहते हैं, इसी को मुक्त करना चाहते हैं।
आतंक से वह काम नहीं होगा जो शक्ति के मद में उन्मत्त हैं। असली काम तो उनका मद उतारने और कर्तव्य भावना का प्रकाश जगाने का है। हम स्वीकार करें कि उसका मद टक्कर खाकर चोट पाकर ही उतरेगा। यह चोट देने के लिए हमें अवश्य तैयार रहना चाहिए, पर यह नोचा नाची उपयुक्त नहीं है। इससे सत्ता का कुछ बिगड़ता तो नहीं, उल्टे उसे अपने औचित्य पर संतोष हो जाता है। पर जब सुनंदा के पास से लौटकर आया तब देखा गया कि कालिंदी अपने इच्छा पर दृढ़ नहीं है। वह सहमत हो सकता है कि हाँ, आतंक जरूरी भी है। हाँ, उसने कहा कि ठीक है, हम लोग कुछ काम शुरू कर दें। इसके साथ ही कहा, आप लोगों को भूख नहीं लगी है क्या? उनकी तबीयत खराब है, इसलिए यहाँ खाना तो बना नहीं। बताओ क्या किया जाए? कहीं होटल चलें? एक ने कहा कि कुछ बाजार से यहीं मंगा लेना चाहिए। दूसरे की राय हुई कि होटल ही चलना चाहिए। इसी तरह की बातों में लगे थे कि सुनंदा ने एक बड़ी सी थाली में खाना परोसकर उनके बीच ला रखा। रख कर वह चुपचाप चली गई। फिर आकर 4 गिलास पानी के रख दिए और फिर उसी भांति चुपचाप चली गई। कालिंदी को जैसे किसी ने काट लिया। तीनों मित्र चुप रहे। उन्हें अनुभव हो रहा था कि पति पत्नी के बीच स्थिति में कहीं कुछ तनाव पड़ा हुआ है। अंत में एक ने कहा, कालिंदी, तुम तो कहते थे खाना बना नहीं है। कालिंदी ने झेंप कर कहा, मेरा मतलब था काफ़ी नहीं है। दूसरे ने कहा, काफ़ी है, सब चल जाएगा। देखूं कुछ और हो तो, कहकर कालिंदी उठ गया। आकर सुनंदा से बोला, यह तुमसे किसने कहा था कि खाना वहाँ ले आओ? मैंने क्या कहा था? चलो वो उठा के लाओ थाली, हमें किसी को यहाँ नहीं खाना है, हम होटल जाएंगे। सुनंदा नहीं बोली। कालिंदी भी कुछ देर गुम खड़ा रहा। तरह तरह की बातें उसके मन में और कंठ में आती थीं। उसे अपना अपमान मालूम हो रहा था और अपमान असह्य था। उसने कहा, सुनती हो कि कोई और क्या कह रहा है? क्यों? सुनंदा ने मुंह फेर लिया। क्या मैं बकते रहने के लिए हूँ? सुनंदा भीतर ही भीतर घुट गई। मैं पूछता हूँ कि जब मैं कह गया था तब खाना ले जाने की क्या ज़रूरत थी? सुनंदा ने मुड़कर और अपने को दबाकर धीमे से कहा, खाओगे नहीं? 1 तो बज गया। कालिंदी निरस्त्र होने लगा। यह उसे बुरा मालूम हुआ। उसने मानो धमकी के साथ पूछा, खाना और है? सुनंदा ने धीमे से कहा, अचार लेते जाओ, खाना और नहीं है। अच्छा, लाओ अचार। सुनंदा ने अचार ला दिया और कालिंदी भी चला गया। सुनंदा ने अपने लिए कुछ भी बचा कर नहीं रखा था। उसे यह सूझा ही न था कि उसे भी खाना है। अब कालिंदी के लौटने पर जैसे उसे मालूम हुआ उसने अपने लिए कुछ भी बचा कर नहीं रखा, वह अपने से रुष्ट हुई। उसका मन कठोर हुआ, इसलिए नहीं कि क्यों उसने खाना नहीं बचाया। इस पर तो उसमें स्वाभिमान का भाव जागता था। मन कठोर यूँ हुआ कि वह इस तरह की बात सोचती ही क्यों है। छी, यह भी सोचने की बात है। और उसमें कड़वाहट भी फैली। हठात यह उसके मन को नहीं लगता कि देखो, उन्होंने एक बार भी नहीं पूछा था कि तुम क्या खाओगी। क्या मैं यह सब सह सकती थी कि मैं तो खाऊं और उनके मित्र भूखे रहें? और पूछ लेते तो कोई क्या था। इस बात पर उसका मन टूटता सा है, मानो उसका जो तनिक सम्मान था वह भी कुचल गया है। वह रह रह कर अपने को स्वयं तिरस्कृत कर लेती, कहती है कि छी छी सुनंदा, तुझे ऐसी जरा बात का भी अब तक ख्याल होता है? तुझे तो खुश होना चाहिए कि उनके लिए एक रोज़ भूखे रहने का पुण्य तुझे मिला है। मैं क्यों उन्हें नाराज़ करती हूँ? अब से नाराज़ ना करूँगी, पर वह अपने तन की भी सुध तो नहीं रखते। यह ठीक नहीं है। मैं क्या करूँ?
और वह अपने बर्तन मांजने में लग गई। उसे सुन पड़ा कि वे लोग फिर ज़ोर ज़ोर से बहस करने में लग गए हैं। बीच बीच में हंसी के कहे भी उसे सुनाई दिए। ओह, सहसा उसे ख्याल हुआ, बर्तन तो पीछे भी मल सकती हूँ, लेकिन उन्हें कुछ ज़रूरत हुई तो। यह सोचकर झटपट हाथ धो वह कमरे के दरवाजे के बाहर दीवार से लगकर खड़ी हो गई। एक मित्र ने कहा, अचार और है? अचार और मंगाओ यार। कालिंदी ने अभ्यास बस जोर से पुकारा, अचार लाना भाई, अचार। मानो सुनंदा कहीं बहुत दूर हो, पर वह तो बाहर लगी खड़ी थी। उसने चुपचाप अचार लाकर रख दिया। जाने लगी तो कालिंदी ने कहा, थोड़ा पानी भी लाना, और सुनंदा ने पानी ला दिया। देकर लौटी और फिर बाहर द्वार से लगकर ओट में खड़ी हो गई, जैसे कालिंदी कुछ मांगे तो जल्दी से ला दे। अभी आप सुन रहे थे जैनेंद्र की कहानी पत्नी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।